नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और मैं आपके साथ कमल कौशिक। सबसे पहले इस बुलेटिन में अब तक की तमाम अहम खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली के हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई विषयों पर उनके साथ चर्चा की। दुष्यंत चौटाला और जेपी नड्डा के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई, बात हुई। मौजूदा राजनीतिक माहौल समेत कई विषयों पर चर्चा की खबर है। इस मीटिंग में चर्चा हुई है कई मुद्दों पर, और यह तस्वीर सामने आई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुलाकात की तस्वीर। फूलों का गुलदस्ता देकर दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे और उन्होंने भेंट किया, और इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। अनिल मोर हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए, क्या क्या मुद्दे रहे चर्चा के लिए? देखिए नासिर, काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों का घटनाक्रम आपके सामने है। जिस तरीके से जेजेपी पहले अलग होते नगर निकाय चुनाव में, फिर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया जाता है। इसी बीच कल ही दुष्यंत चौटाला कई दिनों बाद दिल्ली पहुंचे थे, और दिल्ली पहुंचते ही कल शाम को ये मुलाकात हुई थी। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर फोटो अभी जारी की गई है, और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बैठक के दौरान बातचीत हुई है। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरीके के समीकरण है डिप्टी सीएम की तरफ से वो बताया गया। नगर निकाय चुनाव समेत जो मौजूदा गठबंधन के जो भी विषय हैं, इन तमाम विषयों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा हुई है। अनिल, कह सकते हैं कि गठबंधन के रिश्ते को और मजबूत करने की कवायद में ये अहम मीटिंग? बिल्कुल, देखिए यूं ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन में पिछले कई दिनों से जो बातें सामने आ रही थी, बीजेपी जेजेपी नगर निकाय चुनाव में पहले अलग होते हैं, फिर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के रिश्ते सामान्य बने रहे, रिश्तों में मिठास रहे, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई है। क्योंकि अभी प्रदेश सरकार की बात करें, गठबंधन सरकार का आधा कार्यकाल हो चुका है, आधा कार्यकाल बचा है, तो ऐसे में जो आधा कार्यकाल है वो भी कहीं ना कहीं मिठास भरे रिश्तों के साथ चले, तो इन तमाम विषयों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई है। जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी इस मीटिंग को लेकर जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेपी नड्डा के बीच हुई है। और अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। भारत के प्रयास तब नजर आ रहे हैं जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका ना के बराबर है। पीएम मोदी ने देश की सरकारों, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आह्वान किया है कि अपने प्रयासों से स्कूल, कॉलेजेस, एनसीसी को जोड़िए। सुनिए क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। मेरा देश और देश की सभी सरकारों से, सभी स्थानीय निकायों से, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह है कि अपने प्रयासों में स्कूल, कॉलेजेस को जोड़िए, एनएसएस, एनसीसी को जोड़िए। आजादी के अमृत महोत्सव में जल संरक्षण से जुड़ा एक आग्रह और भी करना चाहता हूं। अगले साल 15 अगस्त तक देश के हर जिले में कम से कम एक जिले में, हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण का काम आज देश में चल रहा है। 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर आने वाली पीढ़ियों के लिए वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। ये अमृत सरोवर अपने आसपास मिट्टी में नमी को बढ़ाएंगे, वाटर टेबल को नीचे जाने से रोकेंगे, और इनसे बायोडायवर्सिटी भी इंप्रूव होगी। इस विराट संकल्प में आप सभी की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, इस पर जरूर विचार हम सब एक नागरिक के नाते करें। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ में पौधारोपण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने धरती को हरा भरा और स्वच्छ रखने की भी लोगों से अपील की। इसी दौरान पृथला से विधायक नैनपाल रावत भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तस्वीर आप देख सकते हैं। विश्व पर्यावरण के मौके पर जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी पौधा लगाया और लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ
रखने की और पर्यावरण की बेहतरी के लिए अपील की। एक बड़ा संदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी इस तस्वीर के जरिए दिया गया कि आप पौधे लगाइए और पर्यावरण को बचाना है तो पौधे लगाना बहुत जरूरी है। ये संदेश भी समाज में जाना चाहिए और जागरूकता ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पौधे हैं तो हमारा जीवन मुमकिन है। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी पौधारोपण किया। गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने खुद पौधे लगाए हैं। आप देख सकते हैं ये पौधा बड़ा होकर पेड़ भी बनेगा। बिल्कुल, ये पौधा बड़ा होकर पेड़ भी बनेगा और इसीलिए बार बार कहा जाता है ये पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा और इसकी सुरक्षा की जाए तो इसका एक संदेश भी होता है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, तो उनको हमारी तरफ से भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, एक संदेश भी अच्छा देते हुए इस जन्मदिन के मौके के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें आप देख सकते हैं और खुद पर्यावरण प्रेमी भी हैं योगी आदित्यनाथ। और आज वाकई में हमें चर्चा भी करनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे आप भी लगाएं और दूसरों को जरूर जागरूक करें। और जन्मदिन के मौके पर अगर कोई भी पौधा लगाए तो इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता। और इस तरह की परंपराएं रही और इस तरह की परंपरा अगर सबके जिंदगी में आ जाए, जीवन में आ जाए कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना है, तो वो बहुत बेहतर है। और यही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी किया। वो दोनों तस्वीरें आपने देख ली है। पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े युवक की बेरहमी से हत्या की खबर, सरेआम सड़क पर पीट कर युवक की हत्या की गई। बिल्कुल, ऐसे मामले आना बहुत गंभीर विषय है चर्चा का। 6 से 7 युवकों ने हथियारों से लैस होकर हमला किया है और हमलावर इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से हत्या की खबर, सरेआम सड़क पर पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और बड़ी बात यह है कि हमलावर हत्यारे मौकाए वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बताती हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था को ठेंगा कैसे बदमाश और अपराधी दिखा रहे हैं। पिछले दिनों कई तरह के सवाल उठे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें पंजाब से नजर आती रहेंगी तो ये बहुत गंभीर विषय तस्वीरों में देख सकते हैं। दिन दहाड़े एक युवक पर 4 से 5 लोग, शायद उनके हाथ में हथियार हैं, तलवार वगैरह इस तरह की चीजें, लाठी डंडे और तलवार इस तरह की, चाकू वगैरह, और उससे दिन दहाड़े सबके सामने हमला करते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। पंजाब पुलिस वो पुलिस है जिसका खौफ तो अपराधियों में रहता है, लेकिन आजकल लग रहा है कि पंजाब पुलिस से शायद ये बदमाश डरते नहीं है। दिन दहाड़े आपने ठीक कहा नासिर, ऐसी वारदातों का होना लोगों में भय पैदा करता है, डर पैदा करता है और इतना डर कि लोग बचाने के लिए आगे भी नहीं आते। अगर किसी की जान भी चली जाए तो यहां तो घायल कर दिया गया, बहुत बुरी तरह से पीट कर यहां पर अधमरा कर दिया गया था इस शख्स को। बड़ी बात यहां पर यह है कि इस वक्त कानून को लेकर खौफ भी पैदा करना होगा और लोगों में विश्वास भी पैदा करना होगा कि इस तरह के हत्यारों को, इस तरह के हमलावरों को जितना मुमकिन हो लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करें और पूरा सपोर्ट पुलिस का उसमें मिलेगा। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं लोगों में एक डर पैदा कर रही हैं और लोग अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कानून व्यवस्था को कैसे संभाल पाएंगे भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री। अब एक और अहम खबर, इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने जेजेपी पर निशाना साधा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अभय चौटाला ने जेजेपी पर कई वार किए। बिल्कुल, सियासी प्रहार और करारा प्रहार किया अभय चौटाला ने। अभय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी ने पूर्व मंत्री विनोद शर्मा से सौदेबाजी की है। यह अपने आप में उनका बयान जेजेपी को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सियासी तौर पर भी परेशानी में डालेगा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी हर दिन बढ़ रही है। अब अभय चौटाला ने जेजेपी पर निशाना साधा है। अभय चौटाला का कहना है कि जेजेपी ने हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा से सौदेबाजी की है। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने अपने 10 विधायकों की बोली लगा दी है और ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा कि जेजेपी के विधायकों की कितनी बोली लगी है। राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी आपको सुनने में आएगा बहुत बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। ये जेजेपी वाले जो है बिना पैसे के, बिना किसी का भी साथ नहीं देते। अब इन्होंने विनोद शर्मा की जेब में भी हाथ डाल रखा है, वहां से कितना माल लेंगे
इस बात का मुझे पता लग जाएगा और फिर खुलासा करूंगा कि कितने में बिके हैं। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के मामले को लेकर वो जल्द ही उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से ओम प्रकाश चौटाला को राहत जरूर मिलेगी। हरियाणा में भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबाला में एक युवती पर हमला करने वाले सिरफरे आशिक की मौत हो चुकी है। सिरफरे आशिक का शव करनाल से बरामद किया गया है। रिपोर्ट अंबाला की इस युवती पर हमला हुए अभी कुछ दिन बीते ही थे कि सिरफिरे आशिक की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल सिरफिरे आशिक ने 2 जून की रात को अंबाला में इसी युवती पर जानलेवा हमला बोला था। पूरा मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा था। वहीं घटना के 2 दिन बाद सिरफिरे आशिक का शव करनाल की रास रेसिडेंसी स्थित रूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला। अमन के परिवार वालों की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। सीन ऑफ क्राइम टीम पहुँच चुकी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद कल सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई। अंबाला में अभी परिवार वाले बता रहे हैं कि उसके खिलाफ FIR लॉन्च है अमन मृतक। हाँ, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके बारे में अभी क्लियर कुछ नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगा? हाँ जी, अभी सीन ऑफ क्राइम टीम की इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद इसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगा। वहीं अमन के परिजनों का आरोप है कि जिस युवती पर अमन ने हमला किया था वो युवती अमन के साथ करनाल में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। अमन के परिजनों ने युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। और यमुनानगर में आग से कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इससे किसी की जान नहीं, लेकिन घर खाक हो गए और जो आशियाने थे वो आग की वजह से खाक में राख में तब्दील हो गए। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर में आग से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि इससे जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर जरूर खाक हो गए। गर्मियों के इन दिनों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही और यमुनानगर में ऐसी घटना हुई है जिससे कि कई लोग बेघर हो गए। आगजनी से ना जाने कितनी आशियाने उजड़ गए, कितना नुकसान भी इस गर्मी में इस आग से हो रहा है। इस आग ने कितना नुकसान किया होगा ये कल्पना करना भी मुश्किल सा हो गया है। यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कूड़ा बीनने वाली एक बस्ती में भीषण आग लग गई थी। आग से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। इन झोपड़ियों में रखा सारा सामान जिसमें कूलर, फ्रिज, पंखे तक शामिल थे, सभी के सभी जलकर राख हो गए। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट जरूर बताया गया है। अब ये लोग खुले आसमान में जीने को मजबूर हैं। अब ऐसे में प्रशासन इनकी मदद के लिए क्या करता है ये देखने वाली बात जरूर है, क्योंकि ये लोग अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। झज्जर में एक महिला थानेदार को रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिला थानेदार को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया। रिपोर्ट देखिए, क्या है पूरा मामला। झज्जर महिला थाने की एक थानेदार रिश्वत की रकम के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है। आरोपी महिला थानेदार ने झज्जर के ही एक गांव के एक व्यक्ति से किसी मामले में रिश्वत के नाम पर 50,000 रुपए मांगे थे। 30,000 की रकम महिला थानेदार को दे दी गई थी, लेकिन आरोपी महिला बाकी के पैसों को लेकर लगातार दबाव बना रही थी। आखिर में पीड़ित की ने शिकायत की और शिकायतकर्ता की शिकायत पर विजिलेंस विभाग की टीम ने आरोपी थानेदार महिला को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी के अनुसार झज्जर के गांव कोयलपुर निवासी राजवीर नाम के एक व्यक्ति का महिला थाने में कोई मामला था। इसी मामले को लेकर आरोपी महिला थानेदार उसे झूठे केस में फंसाने की बात कह रही थी। वहीं मामले में एसपी झज्जर का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। आखिरकार आरोपी महिला थानेदार के दबाव से परेशान होकर राजवीर ने मामले की शिकायत सोनीपत विजिलेंस विभाग में दी। उसकी शिकायत पर ही विजिलेंस विभाग की टीम हरकत में आई और महिला थानेदार पूनम को राजवीर से ले गई। और समाज से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। दहेज जिसे कानूनन जुर्म कहा गया है, लेना और देना दोनों ही गलत है, लेकिन इस कुप्रथा को बढ़ावा लगातार मिलता रहा है और एक ऐसा ही मामला नूंह से सामने आया है। बिल्कुल, दहेज को बढ़ावा क्या दिया जाता है, ये बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन अंत में जो अपराधी हैं वो जेल की हवा भी खाते हैं। नूंह जिले से एक महिला की मौत का मामला सामने आया था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का भी आरोप लगा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नूंह के देवला नगली गांव में एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। दहेज लोभियों ने कम दहेज मिलने की वजह से बहू को फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये गंभीर आरोप ससुराल पक्ष पर लगे हैं। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच अब जारी है। तब साहब इनका आज सुबह फोन गया
लगभग 9 बजे तो तुम्हारी बच्ची गलत फांस लेके मर गई है। तो साहब हम वहाँ से चले, यहाँ लमसम हम 12 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ दौड़ा है। आके हमने कंडीशन देखी तो इन्होंने बताया कि बच्ची के पैर नीचे टिके हुए थे, मुड़े हुए थे। जानकारी ये भी है कि ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही दहेज के लिए पीड़िता को लगातार तंग कर रहा था। इतने में पीड़िता के परिजनों को खबर मिली कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं परिजनों के बयान के आधार पर ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। आरोपों में कितनी सच्चाई है, पुलिस इस सवाल का जवाब भी जांच के जरिए ही तलाशेगी। और अब बात चरखी दादरी की। चरखी दादरी में सब्जी मंडी के आड़तियों ने मंडी गेट पर ताला जड़ते हुए रोष प्रदर्शन किया है। आड़तियों ने काली पट्टी बांधकर धरना भी दिया और नारेबाजी भी की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की ओर से सब्जी मंडी आड़तियों पर 2% टैक्स हटाने की घोषणा के बाद भी टैक्स लगाने और गेट पास काटने के विरोध में सब्जी मंडी के आड़तियों ने मंडी गेट पर ताला जड़ते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आड़तियों ने काली पट्टी बांधकर धरना भी दिया। हरियाणा सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जांगू की अगुवाई में आड़तियों ने काली पट्टी बांधकर गेट पर धरना दिया था। इस दौरान सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया। गेट पास कच्चे माल पर बिल्कुल कभी नहीं चलता। अनाज मंडी के ऊपर जो गेट पास चलता है, वहाँ अनाज मंडी में किसान का माल आड़ती खरीदता है, उसकी पेमेंट सरकार करती है और सरकार आड़ती को अपना कमीशन देती है। नितिन जांगू और आड़तियों ने कहा कि सब्जी मंडी के आड़ती सरकार की मौजूदा प्रणाली के खिलाफ है। ये भी कहा गया कि सरकार की ओर से लाइसेंस देने के दौरान पूरे 1 साल की टैक्स फीस लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब आड़तियों से बार बार टैक्स और सब्जी मंडी में सब्जी लेकर आने पर गेट पास काटे जा रहे हैं। इसी का आड़ती विरोध कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैथल के जाखौली अड्डा में दूध डेयरी में चोरी हुई है और डेयरी से हजारों रुपए लेकर चोर फरार हो गए। एक बड़ी खबर, डीवीआर के चक्कर में वाईफाई मॉडेम भी ले गए चोर। चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं हरियाणा में और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। खासकर कैथल पुलिस को भी इस तरह की घटनाओं के बारे में सोचना विचारना होगा कि आखिरकार चोर इतने सक्रिय क्यों हो गए और उनमें क्यों नहीं है कानून का खौफ। तस्वीर आपके सामने। अच्छा, कैथल से भी काफी खबरें कमल आती हैं इस तरह की चोरी की और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। और बड़ी बात यह कि आजकल चोर शातिर भी बहुत हो गए। साथ में अब डीवीआर और या तो जो कैमरास लगे रहते हैं उनको तोड़ देते हैं या डीवीआर भी साथ में ले जाते हैं। सबूत ना बचे। बिल्कुल, हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है वीरेंद्रपुरी। वीरेंद्र, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं कैथल में, लेकिन इस घटना के बारे में बताइए, कब की ये घटना है और किस तरह से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है? क्योंकि शातिर चोर जाहिर तौर पर ये तो डीवीआर भी ले गए सीसीटीवी। देखिए कमल, ये कल रात की घटना है, लगभग सुबह के 1-2 बजे की। और जब एक चोर है जो दरवाजा तोड़ के दुकान के अंदर घुसता है और दुकान के जो कल्ला है, ये एक दूध की डायरी थी। दूध की डायरी से लगभग 22,000 रुपए जो गल्ले में रखे थे वो ले जाता है। इसके अलावा जो चोर है वो ये समझता है कि वो डीवीआर लेके जा रहा है, लेकिन उसकी जगह पे जो वाईफाई का मॉडेम होता है वो उतार कर ले जाता है। क्योंकि जाहिर तौर पर ये तो है कि वो इतना चालाक नहीं था, उसको ये नहीं पता था ये डीवीआर है या वाईफाई का मॉडेम है। तो वो डीवीआर की जगह वाईफाई का मॉडेम उतार कर ले जाता है, लेकिन उसकी जो पूरी तस्वीर है वो वीरेंद्र, एक बात ये कि डीवीआर के चक्कर में वाईफाई का मॉडेम वो ले गया। बिल्कुल जी। अच्छा, और इस चोर मुझे इसने शातिराना दिमाग तो लगाया लेकिन पूरी तरह नहीं लगाया। ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा है इस मामले में, क्योंकि इसने शुरू में जो अपना चेहरा ढका है तो वो भी सबसे पहले तो नजर आ रहा है, तो इसकी तो आसानी से पहचान भी हो सकती है। देखिए ना, सिर्फ कहीं ना कहीं जो एक नशे की जो तलब बढ़ी है, तो उसको लेके जो युवा नशा करते हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है, जिसको लेके युवा नशे की तलब में इस तरह की वारदातें जो है वो उनको अंजाम देते हैं। जैसे ये कोई प्रोफेशनल आदमी तो नहीं लग रहा, लेकिन ये दरवाजा तोड़ के एक दुकान के अंदर घुसता है, उसके बाद ये देखता है कि आसपास वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, उसके बाद ये मुंह ढकता है और मुंह ढकने के बाद फिर ये वहां से पैसे उठाता है। और वही बात रही कि अपनी जो पहचान है उसको मिटाने के लिए कोशिश करता है कि डीवीआर, इतना तो इसको पता था कि डीवीआर ले जाते हैं तो जो तस्वीरें हैं वो डिलीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन
तो इसको समझ बिल्कुल नहीं आपने कि ये सही DVR कहा लेगा। वीरेंद्र, ट्रेनिंग की जरूरत है इस चोर को जाहिर तौर पर, क्योंकि इस तरह इसकी से ट्रेनिंग पुलिस को करवानी चाहिए कि ताकि इस तरह की हरकत आइंदा न करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आगे बढ़ते हैं खबरों में, और हरियाणा से ही कुछ खबरें और आपके सामने होंगी। हरियाणा में पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम कसने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कई बार अपराधी लगाम में नहीं आ रहे, और इसके तहत अंबाला में पुलिस ने दबिश देकर एक मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पुलिस प्रशासन की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस की ओर से आए दिन नशा तस्करों की धरपकड़ होती है, तो वहीं अंबाला में एक बार फिर से अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल अंबाला के छोटी सब्जी मंडी के एक घर में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर से अवैध शराब की 113 पेटियां बरामद की हैं। सिटी पुलिस SHO ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं आरोपी से पूछताछ के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मौके से बरामद हुए शराब की पेटी में 43 पेटी अंग्रेजी शराब, 67 पेटियां देसी और 2 पेटी बियर से भरी थी। गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस पिछले कुछ समय से नशे के सौदागरों को लेकर सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में अब तक कई नशा तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। कार्रवाई अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ भी की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही पुलिस की कार्रवाई से नशे के सौदागर, अवैध नशा तस्कर सबक लेने के लिए तैयार नहीं। और बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शानदार आगाज हुआ, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया है। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद थे और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। रिपोर्ट देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पंचकुला में रंगारंग आगाज हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीत प्रमाणिक भी मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरियाणा की खेल नीति समेत खिलाड़ियों की सराहना भी की। इसके साथ ही हरियाणा को 2336 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिली। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 997 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर में बनने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत 2 और कॉलेज का शिलान्यास किया। इसके अलावा फतेहाबाद में 2800 मेगावाट गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के लिए जलापूर्ति चैनल प्रणाली के निर्माण की भी आधारशिला रखी गयी। कुल मिलाकर खेलो इंडिया के आगाज का दिन हरियाणा के लिए वाकई में खास रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। उनका ये दौरा काफी खास है। केंद्रीय मंत्रियों से क्या बातचीत हुई है, इस पर खबर अब तक के संवाददाता राजा पटेल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली दौरे पर हैं। कल सर केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री से आपने मुलाकात करी है, किन किन मुद्दों को लेकर से आपने मुलाकात? देखिए, हमारा हिमाचल प्रदेश का एक मामला हाटी कम्युनिटी से संबंधित, उनको ट्राइबल के दर्जे के सिलसिले में बातचीत चली हुई है, और उसमें कुछ औपचारिकताएं पूरी हुई हैं, कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी हैं, और हमने उनसे निवेदन किया है कि जो बाकी औपचारिकताएं बची हैं उनको पूरा करें, और इसमें हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े इलाके के लिए लाभ होगा, बहुत बड़ी कम्युनिटी को लाभ होगा। लगभग 3 लाख लोग इसमें लाभान्वित होंगे, और इसलिए गुवाहाटी कम्युनिटी का अगर ट्राइबल के इसमें जो है वो उनको शामिल किया जाता है उस दायरे में, तो स्वाभाविक रूप से उसका आपको लाभ रहेगा। हिमाचल में बहुत सारे लोग उसमें लाभान्वित होंगे। सर, काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले आपने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, किस तरीके की आप प्रोसेसिंग रह रही है? आप पिछले बार आए थे जब आपने गृह मंत्री से मुलाकात करी, आपने मीटिंग भी की थी हिमाचल भवन में। सर देखिए, वो सारी चीज़ को लेकर के मैं इतना डिटेल में उसमें बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें एक प्रोसीजर होता है, उसमें औपचारिकताओं का दौर होता है, वो उसमें समय लगता है, वो समय जल्दी पूरा हो, इसके लिए हमने आग्रह किया। सर, हिमाचल में अब से कुछ दिनों बाद चुनाव है, किस तरीके से बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है, कितनी तैयारी सर आप लोगों की चल रही है? देखिए, वो चुनाव का दौर आ रहा है तो उसके लिए हम तैयारी चल रही है हमारी, और निश्चित रूप से अब की बार हमारा लक्ष्य ये है कि सरकार बनने के बाद फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने हिमाचल प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर, और निश्चित रूप से उसमें बनाएंगे। सर,
एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जिन्होंने बयान दिया है कि जो प्रभारी हैं सत्येंद्र हिमाचल के सत्येंद्र जैन, उन पर ईडी ने जो गिरफ्तारी की है कि ये बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही है हिमाचल को लोगों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हिमाचल में आम आदमी पार्टी? देखिए, उस सारी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मामला लंबे समय से वहाँ पर चला हुआ उनके खिलाफ और सबूत साक्ष्य वहाँ पर स्वाभाविक रूप से होंगे, जिसके कारण उनको ऐसे दौर में से आवश्यकता पड़ी कि भी उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अब होनी चाहिए और वो कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हिमाचल में चुनाव नजदीक हैं, दोबारा से बीजेपी हिमाचल में रिपीट करेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज शाम को 6 बजे से आप खबरें अभी तक पर उड़ान 2022 कॉन्क्लेव देखना ना भूलें। इस कार्यक्रम में उद्योग और व्यापार जगत की बड़ी हस्तियां होंगी, साथ में राजनीतिक जगत की बड़ी हस्तियां होंगी और उनसे विकास को लेकर, प्रदेश के लिए जनता को लेकर किस तरह से चीजें सोची जा रही हैं और किस तरह की मुश्किलें उद्योगों को लेकर सामने आते हैं, किस तरह की आसानियां उनको चाहिए, इस पर खास बात। बिल्कुल सार्थक और बड़ी चर्चा होगी, देखना ना भूलिएगा शाम 6 बजे से लगातार खबर तक पर। इस खास बुलेटिन में भी इतना ही। अपना ख्याल रखिए और खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। नमस्कार।